दोस्तों इस वीडियो में हम लोग फेमिनिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। वीडियो में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो कि फेमिनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है पैट्रियार्की। ये वर्ड आया है ग्रीक से, जिसका मतलब है रूल ऑफ फादर। एक ऐसा सोशल सिस्टम जिसमें पावर, प्रॉपर्टी और अथॉरिटी पुरुष के कंट्रोल में होगी, ना कि औरत के कंट्रोल में। औरत को अक्सर सेकेंडरी या फिर डिपेंडेंट बनाकर रखा जाता है। घर हो, सोसाइटी हो या पॉलिटिक्स, सब जगह मेल ही डिसीजन लेंगे। प्रॉपर्टी और वेल्थ का ट्रांसफर भी ज़्यादातर बेटे के नाम पर होता है, बेटी के नाम पर नहीं। जेंडर रोल्स भी फिक्स होते हैं। आदमी पैसा कमाएगा, वुमेन होम मेकिंग करेगी। दूसरा कॉन्सेप्ट है मेल गेज का। इस टर्म को कॉइन किया था लॉरा मौलवी ने 1975 में अपने ऐसे विजुअल प्लेजर एंड नैरेटिव सिनेमा। इसका मतलब है कि सिनेमा, आर्ट और मीडिया को कुछ ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि पुरुष स्पेक्टेटर की तरह अपनी आंखों से जो देखना चाहता होगा वही उसे दिखाया जाएगा। औरत को मोस्टली एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर बनाया जाता है, ना कि एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग। आदमी जो देखना चाहेगा उसी के हिसाब से सिनेमा, आर्ट और मीडिया उसको दिखाएगी। आप देखो आइटम सॉन्ग्स क्यों बनाए जाते हैं सिनेमा के अंदर, ताकि आदमी देखे, मज़ा लूटे। कैमरा एंगल और शॉट्स भी कुछ इस तरह से लिए जाते हैं हीरोइन की बॉडी के, ताकि कुछ पार्ट्स को हाईलाइट किया जा सके, ऑब्जेक्टिफिकेशन किया जा सके औरत का। तो मैन तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, मेल गेज ये कहता है, और औरत ऑब्जेक्ट है। हीरो स्टोरी ड्राइव करता है, हीरोइन उसकी खुशी और डिज़ायर का सोर्स होती है। पूरी कहानियों के अंदर आप पहले की कहानियाँ देख लो, यही होता था। आज भी काफ़ी सारी कहानियों में ऐसा ही होता है। प्लेजर इन लुकिंग, यानी मेल ऑडियंस को विजुअल प्लेजर देने की का ही डायरेक्टर का या फिर बनाने वाले का एम होता है। तो हर फिल्म के अंदर हीरोइन चेंज हो जाती है अगर सीक्वल बनता है तो, क्योंकि औरत का खुद का पर्सपेक्टिव या वॉइस उसके अंदर नहीं होती, उसको इग्नोर किया जाता है। फ्रॉइड का एक आइडिया है स्कोपोफिलिया, जिसका मतलब है प्लेजर इन लुकिंग, देखने में आनंद लेना। उससे इंस्पायर है, उसके आइडियाज से इन्फ्लुएंस रही है। गेज का कॉन्सेप्ट, फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि ये मेल गेज सिर्फ फिल्म्स में ही नहीं बल्कि एडवर्टाइजमेंट, लिटरेचर, पेंटिंग, सोशल मीडिया, हर जगह दिखाई जाती है, हर जगह यूज़ की जाती है। तीसरा कॉन्सेप्ट है अदरिंग का, जो कि आया है द सेकंड सेक्स नाम की एक बुक से। ये टर्म पॉपुलर है सिमन डी बेवेयर से, जिन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी द सेकंड सेक्स नाम की 1949 में। उन्होंने कहा कि वन इज़ नॉट बट रेदर बिकम्स अ वुमन, कि औरत पैदा नहीं होती बल्कि औरत उसको बनाया जाता है। यहाँ पर बात की गहराई को समझो। औरत की आइडेंटिटी नेचुरल नहीं है, जैसा उसको समाज ने बनाया है वैसी वो बनी है, सोसाइटी से वो बनती है। आदमी को हमेशा डिफ़ॉल्ट ह्यूमन माना गया है और औरत को हमेशा सेकेंडरी और डिपेंडेंट यानी अदर ऑब्जेक्ट की तरह माना गया है। औरत को अपनी आइडेंटिटी खुद से नहीं मिलती बल्कि पुरुष के थ्रू दी गई है, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ या मदर ऑफ कह के। चौथा कॉन्सेप्ट है इंटरसेक्शनैलिटी। ये टर्म कॉइन की थी किम्बरले कैंशो ने 1989 में। इसका मतलब ये है, इस टर्म का इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब ये है कि वुमेन का जो ऑपरेशन होता है उसको दबाया जाता है, वो कोई सिंगल फैक्टर या सिंगल जेंडर से एक्सप्लेन नहीं हो सकता। मल्टीपल आइडेंटिटीज़ होती है, जैसे जेंडर, कास्ट, क्लास, रेस, सेक्सुअलिटी, रिलीजन, डिसेबिलिटी, ये सारी चीज़ें इंटरसेक्ट करके एक औरत का यूनिक एक्सपीरियंस बनाते हैं। यानी अलग अलग जगह की अलग अलग वुमेन है, अलग अलग एक्सपीरियंस है, उसकी अलग अलग क्लास है, सबकी रेस अलग है, सेक्सुअलिटी अलग है, रिलीजन अलग है, डिसेबिलिटी अलग है। तो दुनिया की हर वुमेन एक जैसा कैसे सफ़र कर सकती है? मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशन होता है, अलग अलग वुमेन का अलग अलग ऑपरेशन किया जाता है, मतलब उसको दबाया जाता है। मतलब फ्रीडम एक वाइट वुमेन के लिए अलग है तो दलित वुमेन के लिए अलग हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट बहुत एडवांस था, बहुत आगे की सोचता था कि फेमिनिज्म सिर्फ वाइट और मिडिल क्लास औरतों की बातें करता है, उनके इश्यूज़ को हाईलाइट करता है। तो उसको चैलेंज किया कि यहाँ पर यूनिवर्सलिज्म नहीं है, सारी औरतें एक कंडीशन में नहीं है, दुनिया की हर औरत अलग अलग कंडीशन में है। मतलब उन्होंने कहा कि एक ब्लैक वुमेन है, वो अपने घर में भले ही सेक्सिज्म को फेस कर रही हो, लेकिन उसी के साथ साथ उसे ब्लैक होने पर रेसिज्म को भी फेस करना होता है। अपर कास्ट वुमेन वर्सेस दलित वुमेन दोनों जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को फेस करती है, पर दलित वुमेन को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी साथ में झेलना पड़ता है। ऐसे ही वर्क प्लेस पर एक डिसेबल्ड वुमेन को जेंडर के साथ साथ अपनी डिसेबिलिटी को भी फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट फिफ्थ कॉन्सेप्ट है द पर्सनल इज पॉलिटिकल। ये फ्रेज़ है दोस्तों, ये फ्रेज़ कॉइन किया था कैरल हैनिश ने 1969 में।
अपने ऐसे द पर्सनल इज पॉलिटिकल में। मतलब औरत की प्राइवेट लाइफ, चाहे घर हो, शादी हो, मदरहुड हो, उसकी डोमेस्टिक चॉइसेस हो, सेक्सुअलिटी हो या वायलेंस हो, सिर्फ पर्सनल मैटर्स नहीं है, ये चीज़ एक्चुअली पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। मतलब मेल्स इस चीज़ को फैमिली मैटर बोल के दबा नहीं सकते। फेमिनिस्ट ने बोला कि प्राइवेट है जो वो पॉलिटिकल है, जो चीज़ प्राइवेट है वो पॉलिटिकल है। एक हाउस होल्ड क्या चीज़ है? एक ऐसी जगह नहीं है जो एक न्यूट्रल जगह हो, बल्कि ये भी पैट्रियार्की का बनाया हुआ एक इंस्टीट्यूशन है जिसे आदमी ने बनाया है, जिसमें वुमेन का जो लेबर होता है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। इसे न्यूट्रल समझने की भूल ना करें और इसे प्राइवेट तो बिल्कुल ना समझा जाए। प्राइवेट इज़ पॉलिटिकल। घरों में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मैरिटल रेप होता है, रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेकर के बहुत कलेश होता है, अबॉर्शन राइट्स को लेकर के, ये सब पॉलिटिकल स्ट्रगल्स हैं। ठीक है, सेकंड वेव में ये उठाया गया, यही आर्ग्यूमेंट दिए गए 1960s और 70s में। सब घर से शुरू होता है, ये सब पर्सनल नहीं है, ये सब पॉलिटिकल है। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म और सोशल कंस्ट्रक्शन। पहले बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म को समझते हैं। ये आइडिया ये कहता है कि औरत का रोल पहले से फिक्स है, नेचर ने फिक्स कर रखा है उसकी बायोलॉजी के हिसाब से। मतलब वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका ऐसा है कि वही चाइल्ड को जन्म दे सकती है, बच्चे को, उसके हार्मोन्स ऐसे होते हैं, ये सब फिक्स करते हैं उसकी समाज में स्थिति। एग्जाम्पल के लिए वुमेन आर नेचुरली इमोशनल, केयरिंग, नर्चरिंग, उनके अंदर ये क्वालिटी होती है बाय बर्थ, जबकि आदमी नेचुरली रैशनल होता है, स्ट्रांग होता है। कि सोशल कंस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है कि फेमिनिज्म आर्ग्यू करता है कि जेंडर रोल्स कभी भी नेचुरल नहीं होते, सोसाइटी उन्हें बनाती है। वुमेन लाइक पिंक, मैन लाइक ब्लू, ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये कल्चरल ट्रेनिंग है जो शुरू से दी जाती है कि औरत तो माँ बनने के लिए बनी है, घर और बच्चे उसकी नेचुरल जिम्मेदारी है, नेचर ने उसे सौंपे हैं, और आदमी लीडर है, वुमेन सपोर्टर है, बायोलॉजी है। तो इनका ये कहना है कि ये सब चीज़ें यूज़ की गई वुमेन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसे एजुकेशन से दूर रखने के लिए, पॉलिटिक्स से, जॉब से दूर रखने के लिए। स्टेप नंबर 7 या फिर फ्रेज नंबर 7, एंजल इन द हाउस, मैड वुमेन इन द एटिक। एटिक का मतलब अटारी, जो घरों के ऊपर होती है, कि एंजल तो घर के अंदर रहेगी, मैड वुमेन अटारी में रहेगी। ये फ्रेज आई है कैवेंट्री पैटमोर की विक्टोरियन पोएम द एंजल इन द हाउस 1854 से। ये दिखाया गया कि एक आइडियल वुमेन कैसी होती है, पवित्र होती है, ओबीडिएंट होती है, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग होती है, जैसे माँ और वाइफ होती है, और औरत सिर्फ प्योरिटी और डोमेस्टिक ड्यूटीज़ की मूर्ति है। मैड वुमेन इन द एटिक जो कॉन्सेप्ट है ये पॉपुलर हुआ सैंड्रा गिलबर्ट और सूजन गोबर की बुक थी द मैड वुमेन इन द एटिक 1979 की, उससे। अब अगर ऑब्जर्व करो तो लिटरेचर में भी कई जगहों पर औरत को इस तरह से दिखाया गया है कि या तो वो एंजल होगी, एक एंजल की तरह, एक आइडल की तरह, या फिर डेंजरस मैड वुमन होगी। जैसे जेन आयर नोवेल में बर्था का जो कैरेक्टर है वो मैड वुमन है, उसको एटिक में लॉक करके रखा गया है। को ये दो एक्सट्रीम्स में क्यों रखना है? या तो वो देवी है या फिर डायन, मैड वुमन। बीच की रियलिटी जो है वो इरेज हो जाती है। तो गिलबर्ट और गुबर ने ये लिखा कि ये दो एक्सट्रीम्स में रख के मेल्स क्या करना चाहते हैं, अपनी पावर को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। इसलिए फेमिनिस्ट राइटर्स ने, उनका एम था कि वुमेन राइटर्स बने, अपनी खुद की आइडेंटिटी के बारे में लिखें ऑथेंटिक वॉइस में। मेल्स ने जो लिख दिया उसको रिपीट ना करते रहें। उम्मीद कर रहा हूँ आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे फेमिनिज्म की, और एक वीडियो बनाकर और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फेमिनिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।